तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं भी बहुत मजे में हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 1 को, और चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, एसएम के चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया था। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। राइट, सो आज हम इस लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन से। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक ये भी है। राइट, इससे पहले आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हाँ, वो था प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। स्ट्रेटेजी का प्रोएक्टिव होना और रिएक्टिव होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। द सेकंड इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ एसएम। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हो, पता है आपको, आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को जानते हो। अब मैं एसएम के कुछ फैक्ट आपको रिकॉल कराता हूँ। जब आप उन फैक्ट को देखोगे ना, तो यू विल ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें से क्या लिमिटेशन होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात आप याद करो कि एसएम का प्रोसेस हमने क्यों अप्लाई किया था, व्हाई वी डू इट एग्जैक्टली। हमने क्या सीखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वी डू द फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, बट टू अचीव व्हाट। तो आपने कहा था सर टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट, सो जाहिर सी बात है कि एसएम का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये एक फैक्ट है जो एसएम के साथ एसोसिएटेड है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, नंबर 2, जब आपने फॉर्मुलेशन की बात करी थी तो याद करो आपने वहां फॉर्मुलेट किया था विजन को, किया था ना विजन को। व्हाट इज विजन? तो हमने कहा था फ्यूचर में हम अपने आप को किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज आवर विजन। राइट, और हमने देखा था किसे, मिशन को। तो हमने विजन एंड मिशन को फॉर्मुलेट किया था, और इसी विजन एंड मिशन से हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिराइव किया था। तो जाहिर सी बात है हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन किया था। अब ये जो विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था, इसका क्या मतलब है? अच्छा, गोल का क्या मतलब होता है? सपोज यू हैव सम गोल इन योर लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके लाइफ को एक डायरेक्शन मिल रहा है कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, इसके लिए आप अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द विजन, मिशन एंड गोल्स, सो विजन, मिशन एंड गोल्स गिव्स यू द डायरेक्शन। ये आपको क्या देता है हमेशा? ये आपको हमेशा डायरेक्शन देता है। तो विजन, मिशन, गोल गिव्स यू डायरेक्शन। चलो, फॉर्मुलेशन के अलावा हमने कहा था कि जब हम फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रैटेजी को, तो स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेट करने से पहले हमें एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस किसका? तो आप याद करो हमने कहा था सर हमें एसएम में क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। किसका एनालिसिस करना होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से हमें क्या मिलता है? इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से हमें मिलता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें मिलता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और इसके आधार पे वी फॉर्मुलेट आवर स्ट्रैटेजी। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो जब हम एनालाइज करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, जब हम एनालाइज करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हो गए, प्रोएक्टिव। ये हमने पढ़ा था कि एसएम हमें ज्यादा प्रोएक्टिव बनाता है, और हमने कहा था कि हमें ज्यादा प्रोएक्टिव होना भी चाहिए। राइट, सो जाहिर सी बात है इट मेक्स अस मोर प्रोएक्टिव। ये भी एक एस्पेक्ट था जो हमने एसएम में समझा था, एसएम में पढ़ा था। आगे बढ़ो। अभी हमने बात करी है एनालिसिस की। ठीक है, हम एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। अब ये एनालिसिस जो है ये कैसा प्रोसेस है? तो आप कहते हैं सर ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो लगातार चलता रहेगा। हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन की। ये भी कैसा प्रोसेस है? ये भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। राइट, तो ये कैसे होता है बेसिकली? अब जरा सोचो कि एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और एक टीडियस जॉब, मतलब मेटिकुलस प्लानिंग की आवश्यकता होती है जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनल एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स को स्टडी करना होगा। यू विल हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दोज फैक्टर्स, एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू विल बी कंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एंड देन यू विल बी फॉर्मुलेटिंग योर स्ट्रेटजी। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा टाइम का कमिटमेंट करना होगा। तो टाइम रिक्वायर्ड जो होता है ना, दैट इज हाई। आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, और साथ ही साथ
इस प्रोसेस का आपका कॉस्ट भी हाई होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम भी आपको देना होगा और आपका कॉस्ट भी हाई होगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही होगा। बिकॉज इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि देखो, it's a lengthy process, it's a blueprint for the future, and if your company is not having that much of resources, don't apply SM। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, you cannot apply the SM। आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। रिसोर्सेज इज अ प्रीरिक्विजिट कह सकते हो आप इस तरह से। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस इटसेल्फ। हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम किसका एनालिसिस कर रहे थे? तो आपने कहा सर हम एनवायरमेंट की एनालिसिस कर रहे थे। वी आर एनालाइजिंग द एनवायरमेंट, वी आर एनालाइजिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या नेचर था आपको याद है? हमने एनवायरमेंट के बारे में क्या बात करी थी? सबसे पहली बात तो हमने ये करी थी कि एनवायरमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। और यही रीजन था कि मुझे हमारे स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना हुआ था, ताकि हम चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो एनवायरमेंट डायनामिक है, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। दूसरा क्या एस्पेक्ट है? तो एनवायरमेंट को हमने दो पार्ट में तोड़ा ना, इंटरनल एक्सटर्नल। अब इंटरनल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। You will find that business environment is made up of so many factors, so many important factors in fact, which are interrelated and interdependent। जब किसी एक फैक्टर में चेंज होता है तो इसका इंपैक्ट दूसरे फैक्टर को भी देखने को मिलेगा। तो व्हाट हैपेंस कि आपका एनवायरमेंट जो है ना, वो दैट बिकम्स हाईली कॉम्प्लेक्स। वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो आपका जो एनवायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना होगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंड दोज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है। एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स अगर है तो समझना थोड़ा और भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंट को हमें ध्यान में रखना होगा एसएम में, कि एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंट के बारे में, एनालिसिस के बारे में। ठीक है, फर्दर सोचो। अब एज्यूम करो कि कोई भी कंपनी, जब whenever you are applying some strategy, ठीक है, तो आप स्ट्रैटेजी क्यों अप्लाई कर रहे हो? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू आर ट्राइंग टू अचीव यूनिकनेस, यू आर ट्राइंग टू विन द गेम ऑफ कॉम्पिटिशन, करेक्ट? दैट इज व्हाई यू आर अप्लाइंग द स्ट्रैटेजी। जब आपने कोई एक्शन लिया मार्केट में, तो आपका राइवल उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा? दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, जरा सोचो, अगर सारी कंपनीज स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही हैं, they have their own calculation, they are also analyzing environment and they are also developing their strategies, so how they are going to respond your strategy, इसका एस्टिमेशन लगाना बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, राइट? तो आप क्या कहते हो? स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स बाय राइवल्स, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स बाय राइवल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, एस्पेक्ट है। तो अगर आप एसएम के डिफरेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रख लो ना, तो आपको इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। बहुत आसानी से आप उसके पॉइंट्स को समराइज कर पाओगे बहुत इजीली। जैसे देखो, अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा टाइम लगा, तो ये क्या है? इज इट अ लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस? तो आप क्या बोलोगे? सर ज्यादा लगा है ना, कम में होता तो इंपॉर्टेंस हो जाता, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये मेरा क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। मैं कह रहा हूं कॉस्ट हाई है, तो अगर कॉस्ट हाई है तो ये भी क्या हो गया? मेरा लिमिटेशन हो गया। एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स होना इज नॉट अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज आवर लिमिटेशंस। लाइकवाइज जरा सोचो, आपके रोज स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, सो इट मींस दैट विल आल्सो बिकम्स आवर लिमिटेशंस। ये सारे के सारे क्या बन गए? हमारे लिमिटेशंस बन गए एसएम के, लिमिटेशंस बन गए एसएम के। लेकिन यहां देखो, हमने यहां क्या कहा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एसएम हेल्प अस टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इज इट अ बेनिफिशियल थिंग और नॉट? आप क्या बोलोगे? यस। तो इसको किस में रखेंगे? इंपॉर्टेंस में। मैं कह रहा हूं विजन, मिशन एंड गोल के थ्रू हम कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन देना ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस में जाएगा। और ये आपको क्या बनाता है? प्रोएक्टिव बनाता है, ये भी किस में जाएगा? इंपॉर्टेंस में जाएगा। फर्दर सोचो, आपके पास मैकेनिज्म है, आपने कहा था स्ट्रेटजी इज फ्लेक्सिबल एंड देयर इज अ स्टेप कॉल्ड एज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल।
सो वेन एवर एनवायरमेंट चेंजेस और वी सी दैट वी शुड चेंज, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। या किसी भी तरह के अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोविजंस होते हैं। यानी कि किसी भी तरह के मिस्टेक्स या किसी भी तरह के पिटफॉल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। तो वो ऑप्शन आपको एसएम देता है ना। तो आप क्या कहते हो, एसएम हमें क्या देता है, एक चीज और मेंशन करते हैं यहां, इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे इसको, डिफेंस मैकेनिज्म। किसके खिलाफ, किसके खिलाफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, मिस्टेक्स के खिलाफ, पिटफॉल्स के खिलाफ, किसी तरह की गलती, किसी तरह का मिस्टेक, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट वी हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि हम इस तरह के सिचुएशन को क्या कर सके, इजीली डील कर सके। तो क्या ये इंपॉर्टेंस होगा, आप बोलोगे हाँ सर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, राइट। जितना भी डिसीजन ले रहे हैं, ऑल मेजर डिसीजंस, अगर मैं को जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजंस। क्योंकि याद करो आप, एसएम क्या था आपका, आपने कहा था एसएम इज अ सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। SM is a set of decision and action. So in this framework of SM, you are taking all decisions. You are formulating vision, mission, goal, objective, strategies. You are taking all decisions here. So ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर आप सारे डिसीजंस ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये देखो, या A to E मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इंपॉर्टेंस। और ये वाला पार्ट 1 to 4 क्या हो गया, मेरा लिमिटेशन हो गया। सो अगर आपको SM का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस में जरा सा भी स्ट्रगल नहीं करना है। ये ड्रॉ कर लेना, यहीं से आपको इंस्पिरेशन लेना है, और आसानी से आप थ्योरी को क्या कर पाओगे, दिमाग में रख पाओगे। बहुत ज्यादा रटाफिकेशन की जरूरत आपको नहीं होगी, राइट। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ SM। बहुत लॉजिकल है। देखो, सबसे पहले है इट गिव्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये हमें डायरेक्शन देता है। वाइल राइटिंग आंसर्स ऑफ SM एग्जाम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब आप आंसर लिखने की बात आती है ना एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने SM के इंपॉर्टेंस में लिखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू एंटायर कंपनी, दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट आंसर। इस पॉइंट पे आपको मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपने कहा क्या कि इट गिव्स डायरेक्शन टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, बट हाउ, कैसे? तो whenever you are giving some point, you give the reason as well. आप उसका कारण भी बताते हो कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहां से मिलता है, तो यू शुड रेफर द गोल एंड द मिशन। तो आप गोल को रेफर करते हो, आप मिशन को रेफर करते हो, बोलते हो यहां से डायरेक्शन मिलता है। सो बाय डिफाइनिंग गोल्स एंड मिशन, वी गिव डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन इन SM, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंस। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया मेरे पास, तो आप बोलोगे सर पहला इंपॉर्टेंस हो गया डायरेक्शन। क्या कहा हमने, SM गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड बाय डिफाइनिंग द गोल्स एंड द मिशन। बाय डिफाइनिंग द गोल्स एंड द मिशन, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स व्हिच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। ऐसी बात है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव ऑल आर प्रॉपर्ली अलाइंड, right? So it gives direction to organization by defining vision and mission and goal. क्या बोलोगे, gives direction to company by defining goals. Goals और mission को भी दिमाग में रख लो तो काफी है। That's the first benefit. Now come to the second benefit. So first benefit is your direction. पहला benefit क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। किसकी वजह से डायरेक्शन मिलता है, तो क्या बोलोगे, गोल की वजह से डायरेक्शन मिलता है। सेकंड, ये हमें क्या बनाता है, तो हमने कहा था सर प्रोएक्टिव। SM helps us to be more proactive. हमने कहा 100% प्रोएक्टिव 100% रिएक्टिव जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं, हमने पहले ही सीखा था इस बात को। एनवायरमेंट डायनामिक है, बट ये हमें क्या बनाता है, ज्यादा प्रोएक्टिव बनाता है। कैसे बनते हैं प्रोएक्टिव, तो हम कहते हैं सर द रीजन इज एनालिसिस। एनालिसिस की बदौलत हम क्या बन पाते हैं, प्रोएक्टिव बन पाते हैं। तो हमें प्रोएक्टिव बनाता है, क्यों, याद रखना हमेशा, एनालाइज, बिकॉज वी कैन एनालाइज आवर एनवायरमेंट एंड टेक डिसीजन इन एडवांस। तो हमें क्या बनाता है, ये सेकंड एडवांटेज हो गया, इट मेक्स अस व्हाट, प्रोएक्टिव। क्यों, तो आप क्या बोलोगे, सर एनालिसिस, राइट। सो व्हाट वी से हियर, SM helps organization to be proactive instead of reactive in shaping its future. Organization can analyze and take actions instead of being mere spectators. आपको सिर्फ दर्शक बन के नहीं रहना होता। When you are analyzing your environment, you can take proactive actions. You can take proactive actions and that is what important here. ये हो गया आपका सेकंड बेनिफिट। आ जाओ थर्ड इंपॉर्टेंस पे, फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस।
फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। जैसे हमने बात करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च की, हम बात करते हैं बिजनेस लॉन्च की, हम बात करते हैं नए मार्केट में एंटर करने की, हम बात करते हैं अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को चेंज करने की, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की, या प्रोडक्शन लोकेशन को डिसाइड करने की। ये जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपके एसएम में लिए जा रहे होते हैं। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एसएम आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए? तो आप बोलोगे डिसीजंस के लिए। फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के लिए? डिसीजंस के लिए। कैसे डिसीजन? तो जैसे आपने कहा प्रोडक्ट लॉन्च, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है हमें, मार्केट्स के बारे में डिसीजन लेने के लिए, प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लेने के लिए, एंड सो ऑन। ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट? एसएम। So we say that SM provide framework for all major decisions of enterprise such as decision on business, product, market, manufacturing facilities, investment and organizational structure. All decisions are taken under what? SM. ये हो गया आपका तीसरा benefit, तीसरा importance. I come to the fourth one. Okay, this was not mentioned in our chart. देखो हमने एनालाइज किया था एनवायरमेंट को, तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल को एनालाइज किया था। जब हमने एक्सटर्नल को एनालाइज किया था तो वी फाउंड व्हाट? अपॉर्चुनिटीज। याद है आपको हमें क्या मिला था? अपॉर्चुनिटीज। क्या मिला था हमें? अपॉर्चुनिटीज। यहां है अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी एक, यहां से भी एक पॉइंट आपका बनता है। और आप क्या बोलोगे कि अपॉर्चुनिटीज को हम क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटीज को हम क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना क्या बन जाएगा? इंपॉर्टेंस बन जाएगा। हम अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंस, जो हमारा अगला पॉइंट है। देखो जरा, एसएम सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथफाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। Organizations can identify the available opportunities and can identify ways and means to reach them. So we can identify the available opportunity and then we can work to realize those opportunities. Yes or no? तो yes ना, तो आप क्या बोलोगे? Identify opportunities. हम क्या कर सकते हैं? Opportunities को identify कर सकते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वी डू द एनालिसिस, और एनालिसिस में ही हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती है और उस अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने के लिए देन वी कैन टेक आवर एक्शंस। नंबर 5, फिर हमने कहा था इट वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये किस तरह से काम करता है? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो आपने क्या कहा? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगेंस्ट व्हाट? तो आपने कहा था सर अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, यही था ना? अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। सो क्या इंपॉर्टेंट है थियरी में कि हमें जैसे कि ये ध्यान में रहना चाहिए, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगेंस्ट व्हाट? तो हम कहते हैं मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। दैट्स इट। इसको आप कैसे लिखते हो ना, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, कभी भी लाइन बाय लाइन रटने के चक्कर में मत पड़ना, वरना ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगा और आप नहीं संभाल पाओगे एसएम को। और आपको ऐसा फील होगा कि मेरा तो सब्जेक्ट तैयार है बट एग्जामिनेशन में मार्क्स ही नहीं आएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे में मार्क्स आया कम आया, ज्यादा आया, कितना आया, तब तक जब तक कि बहुत कम मार्क्स ना आया, क्योंकि 2 पेपर है ना, एफएमबी और एसएमबी। तो जनरली बच्चे मिसजज करते हैं, उन्हें लगता है कि हमने एफएम में स्कोर किया, एसएम में नहीं किया, या हमने एसएम में स्कोर किया है, एफएम में नहीं किया। बहुत कंफ्यूजन रहता है उनको। क्यों कंफ्यूजन रहता है? बिकॉज दे आर नॉट क्लियर विद देयर स्ट्रेटजी। यू हैव टू बी क्लियर विद योर स्ट्रेटजी। इफ यू आर राइटिंग गुड इन एसएम यू विल गेट गुड मार्क्स। आइडिया बहुत सिंपल है ना? एफएम में कहने को तो आपको थोड़ा सा फंसाया भी जा सकता है प्रॉब्लम में, बट एसएम में तो ऐसा कोई स्कोप ही नहीं बनता। छोटा सा सिलेबस है, सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, लिमिटेड स्ट्रेटजीज हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो? 45, 46, 47 स्कोर कर सकते हो इन एसएम। बट परफेक्शन चाहिए किसमें? आपके राइटिंग में। एसएम सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। जैसे प्रोडक्ट या मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट मार्केट में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा, उससे रिलेटेड गलतियों से हमें क्या करता है? बचाता है। तो हम किसी भी तरह का कॉस्टली मिस्टेक नहीं करते। तो दैट इज योर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, इट हेल्प्स टू इनहैंस द लॉन्गेविटी। इसको भी ले लो ना। हाउ इनहैंस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस? तो हमने कहा था कि देखो सर, एनवायरमेंट कैसा होता है? डायनामिक होता है, ये बदलता रहता है। तो उसके लिए, उससे मेरे बिजनेस के लिए क्या होते हैं? चैलेंजेस क्रिएट होती है। बट वी नो दैट
कि एसएम में वी आर रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट एंड वी चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, सो लॉन्गेविटी विल इनहांस, राइट। तो किस चीज की बात कर रहे हैं? लॉन्गेविटी की हम इनहांस होने की बात कर रहे हैं, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस विल इनहांस, है ना। मतलब क्या हुआ इसका? सर्वाइव इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन। कैसे सर्वाइव करते हैं लॉन्ग रन में? एसएम आपको क्या बना देता है? एडाप्टिव। क्या बना देता है? एडाप्टिव बना देता है। तो बदलते हुए एनवायरमेंट में हम अपने आप को तेजी से क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट हेल्प अस टू क्रिएट व्हाट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। देखो, वी हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वी हैव द लॉन्गेविटी, वी हैव कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन, प्रोएक्टिव एंड डायरेक्शन। ये हमारे क्या हो गए? बेनिफिट्स हो गए या इंपॉर्टेंस हो गए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। किसी में कोई प्रॉब्लम हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, है ना। क्वेश्चन क्या कर सकते हो आप? ड्रॉप कर सकते हो। Let's talk about the limitations of strategic management. क्या क्या limitations था? सबसे पहला limitations हमने कहा था कि environment is highly complex. तो complex environment को comprehend करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये किस तरह से चेंज होगा फ्यूचर में, इसका भी एस्टिमेशन नहीं हो पाता है। So there is a problem. हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स होना एक प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? मैं फिर से आपको कह देता हूं, भूलना मत। Why it is complex? You say that in environment there are a lot of factors and those factors are interrelated and interdependent. So change in one factor may impact other factors as well. And this behavior, this relatedness and interdependency makes it complex. So environment is highly complex and turbulent. It's difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape in the future. You won't be able to anticipate exactly that how it is going to shape in future. क्या बदलाव होने वाले हैं, इसको exactly समझ पाना, और कब बदलाव होगा और क्या बदलाव होगा इसको पिन पॉइंट कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। सो द ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर शेप में awfully go wrong and jeopardize all strategic plans. ऐसा हो सकता है कि आपका सारा एस्टिमेशन क्या हो जाए? फेल हो जाए। कोडेक क्यों फेल हो गया? क्या कोडेक ने कभी ये सोचा था कि डिजिटल कैमरा उसको इस तरह से रिप्लेस करेगा? कोडेक अपने टाइम की सबसे बड़ी कंपनी थी, मार्केट लीडर कंपनी थी, एब्सोल्यूट कब्जा था उनका पूरे वर्ल्ड के फिल्म कैमरा के मार्केट पे। फिल्म कैमरा में क्या लगता था? रील्स लगते थे और फोटो क्लिक होता था, जिसको फिर बाद में डेवलप किया जाता था, तो आपके हाथ में फोटो आता था फिजिकल फॉर्म में। बट क्या हुआ? आपको बड़ा ताजुब होगा जान के कि कोडेक को किल किसने किया? डिजिटल कैमरा ने। और आप जानते हैं डिजिटल कैमरा का इन्वेंटर कौन है? कोडेक। बड़ा सिंपल सा सवाल दिमाग में आता है, जिसने खुद ही डिजिटल कैमरा को इन्वेंट किया था, उसको खुद ही वो डिजिटल कैमरा से ही कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? उसका एक सिंपल सा रीजन था, कोडेक यही नहीं समझ पाया कि फ्यूचर में किस तरह से मार्केट चेंज होने जा रहा है। कोडेक को ये समझ में नहीं आ पाया कि लोग पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएंगे फिल्म कैमरा से डिजिटल कैमरा पे। कोडेक का ये कहना था कि जब तक प्रिंट आउट वाला फोटो हाथ में ना आए तब तक फीलिंग नहीं आती फोटो की, तो लोग डिजिटल कैमरा को प्रेफर नहीं करेंगे, लोग प्रिंट कैमरा को प्रेफर करेंगे। और ये जो उनका बायसनेस था ना, प्यार था ना उनके पुराने प्रोडक्ट से, इसने क्या किया? कोडेक को किल कर दिया। और धीरे धीरे आप देखो कि डिफरेंट डिजिटल कैमरा ब्रांड्स मार्केट में क्या कर गए? डोमिनेट कर गए। सो it's very difficult to understand how the future is going to shape, how the environment is going to shape in the future and how it is going to affect your business. And that is why हम कहते हैं ये क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा लिमिटेशन क्या आ गया मेरे पास? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये टाइम लेता है। आपको बहुत सारा टाइम देना होगा प्रिपेयर और कम्युनिकेट करने में स्ट्रैटेजीज को। और इसका पता है इसका नुकसान क्या है? आपका डेली ऑपरेशन इंपीड हो सकता है, आपका रूटीन बिजनेस अफेक्ट हो सकता है नेगेटिवली। सो व्हाट वी आर सेइंग कि आप क्या करो, आपको बहुत ज्यादा टाइम कमिट करना पड़ रहा है, आपके स्टाफ इसमें एंगेज होंगे इस प्रोसेस में, तो आपका जो डेली ऑपरेशंस है ना, डेली ऑपरेशंस में गेट अफेक्टेड नेगेटिवली, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा आ गया कॉस्टली प्रोसेस। Costly process. So whenever you do apply the strategy, you may have to hire some specialist. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम बात करते हैं एम्बेसडर की, तो एम्बेसडर जब डिक्लाइन पे था, उसका मार्केट शेयर गिरना शुरू हुआ, तो उस फेज को हम कहते हैं that the ambassador was booking loss. At that time we apply something called as turnaround strategy. तो एम्बेसडर को क्या करना पड़ा?
एम्बेसडर को कंसल्टेंसी लेनी पड़ी मैकिन्से की, और जाहिर सी बात है उन्होंने उसको क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा। बिकॉज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है वो अपने आप कंपनी में रोज नहीं लगाते, क्योंकि टर्न अराउंड तब लगाया जाता है जब आपकी कंपनी लॉस बुक करना शुरू करती है। और जब लॉस बुक करना शुरू करेगी कंपनी, तो आपको कोई ना कोई क्या चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो इस तरह का काम पहले कर चुका हो। लॉस तो कंपनी रोज रोज बुक नहीं करती, तो उन्हें क्या करना पड़ा, कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड करना पड़ा। और ऐसा होगा कि व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग अ स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग योर स्ट्रैटेजी, यू मे नीड टू हैव कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, और आपको उसको क्या करना होगा, पैसे देने होंगे। प्लस आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज का लिमिटेशन है या रिसोर्सेज की कमी है, तो फिर एसएम आपके लिए नहीं है। वी सिंपली से दैट it is a costly process. SM adds a lot of expenses to an organization. Expert strategic planners need to be engaged. आपको expert planners को engage करना होगा। Are made for analysis of external and internal environment, devise a strategy and properly implement these. These can be costly for the organization with limited resources. जब स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनीज इसको अप्लाई करती है ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसके कॉस्ट का क्या होना, ज्यादा होना। और जो लास्ट आपका था फोर्थ, कि सारी कंपनी स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही हैं, ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी का रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। आपके फर्म के स्ट्रेटेजी का कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा, इसको एस्टिमेट कर पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपके 4 हो गए limitations. So you have 7 advantages, 7 importance and 4 limitations. ये है आपके limitations and importance of SM. अब ध्यान दो, जहां तक बालक स्ट्रेट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, तो आसानी से हर एक बच्चा लिख के आता है, आप भी लिख के आओगे। यहां से केस क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। एक कंपनी का आपका सिनेरियो दिया गया और फिर आपको इंपॉर्टेंस या लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करने को बोला गया, तो उस कंडीशन में आपका लिखने का लैंग्वेज जो है अकॉर्डिंगली ट्विस्ट होगा। मैं कुछ केस एग्जांपल लेके आपको लास्ट में समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने लैंग्वेज को ट्विस्ट करोगे और किस तरह से उस केस के अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर लिखोगे। मैं आपको फिर बता दूं, लैंग्वेज को ट्विस्ट करने का मतलब पॉइंट और रीजन चेंज नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन का आधार तो हमारा यही होगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा ट्विक होगा। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसको केस के लिए मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के लिए केस के लिए मार्क किया था आपने, और अब आप इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को केस के लिए मार्क कर दो। हर एक चैप्टर में मैं आपको मार्किंग कराता चलूंगा कि किस किस टॉपिक से केस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। सो हमें पता होगा एग्जैक्टली, और हम उन टॉपिक पे खास ध्यान रखेंगे। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ SM। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। we learned about the strategy, we learned about the management, and we learned about the strategic management. Now we will go to the next topic. Next topic of this chapter is strategic intent. तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, strategic intent की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। strategic intent की अगर आप बात करोगे तो आप ऐसे समझो, है ना। देखो, you have seen your organization, सबसे पहले strategic intent का मतलब आप समझ लो, ये आपका टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, ये आपका टॉप मैनेजमेंट है, राइट। टेल मी वन थिंग, ये क्या चाहते हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, उन्हें क्या अचीव करना है, ये बताओ तो मुझे, इन्हें क्या अचीव करना है। आप क्या कहते हो कि सर जाहिर सी बात है, इन्हें अचीव करना है विजन एंड मिशन। देयर फोकस इज ऑन व्हाट, विजन एंड मिशन। क्यों, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि आज हम यहां हैं एंड हम यहां पहुंचना चाहते हैं। तो दिस इज द फ्यूचर स्टेट ऑफ द कंपनी। फ्यूचर स्टेट कंपनी का ये है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल मान लो ले लें, तो हमने कहा कि सर हम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनना चाहते हैं इन ऑटो इंडस्ट्री। तो हम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो हम ऑटो इंडस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनना चाहते हैं। तो दिस इज आवर फ्यूचर स्टेट, दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। सो व्हाट द मैनेजमेंट एस्पायर टू बिकम और एस्पायर टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, दैट इज इंटेंट। इसको इंटेंट कहते हैं। इंटेंशन ऐसे करके दिमाग में रखोगे तो इजीली दिमाग में रहेगा। बोला इंटेंशन क्या है तुम्हारा, तो टॉप मैनेजमेंट का इंटेंशन है मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनना, तो ये उसका स्ट्रैटेजिक इंटेंट हो गया।
और जरा आप लोअर लेवल की बात करो तो लोअर लेवल पे क्या होता है, सबसे नीचे की बात भी बाद में बीच की बात करेंगे। तो लोअर लेवल को क्या दिया हमने, गोल्स दिए और ऑब्जेक्टिव्स दिए, जो इसको क्या करना है, अचीव करना है। तो प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, सबका अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, सबका अपना क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड दोज नीड टू बी अचीव्ड। उन्हें क्या करना है, उन्हें अचीव करना है, दे आर वर्किंग फॉर दैट। वो क्या कर रहे हैं, उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं पूछूं इनका इंटेंट क्या है, तो क्या बोलोगे, सर दे आर एस्पायरिंग टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इनका इंटेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, यस और नो? यस। अच्छा, बिजनेस लेवल का काम क्या है, बिजनेस लेवल का काम है टॉप लेवल के सोच को ट्रांसलेट कर देना किसके लिए, लोअर लेवल के। तो बिजनेस लेवल पे जो होते हैं ना, मिड लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं, मिड टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे अब यहां हमें डिसाइड करना होगा कि भाई हमारा रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, यहां हम डिसाइड करते हैं बेसिकली कि हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा। तो सच थिंग्स इज डिफाइंड एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। तो आप देखोगे कि यू विल हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस हियर एट द मिड लेवल। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बिजनेस डेफिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस डेफिनेशन कहते हैं, कि किस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं। और बिजनेस मॉडल, कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, ये इंटेंट हो जाता है किसका, मिड लेवल का, बिजनेस लेवल का। ये इंटेंट किसका हो गया, बिजनेस लेवल का इंटेंट हो गया। विजन मिशन किसका इंटेंट हो गया, कॉर्पोरेट लेवल का। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव किसका इंटेंट हो गया, फंक्शन लेवल का इंटेंट हो गया। सो व्हाट इज इंटेंट? SM is defined as a dynamic process of formulation, implementation, evaluation, and control of strategies to realize the organizational strategic intent. So why we are doing the process of SM exactly? Ultimately to achieve the intent. क्योंकि याद करो, आपने क्या कहा था कि SM में we formulate our strategy to achieve objective. यही था ना डेफिनेशन आपका, कि आप कह रहे थे कि फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक इंटेंट। Vision and mission is nothing but the strategic intent. So, it refers to the purpose for what the organization strives for. Senior manager must define what they want to do and why they want to do. तो why they want to do है ना, यही आपका क्या बताता है, यही आपका बता देता है intent. Why they want to do क्या बता देता है आपका intent बता देता है, आप जो करना चाह रहे हो क्यों करना चाह रहे हो। तो strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management. ध्यान से समझना, it implies the purposes which an organization endeavors to achieve. So what purpose you are trying to achieve will indicate your intent. It is a statement that provides a perspective of the means which will lead the organization reach its vision in the long run. Intent gives an idea of what the organization desires to attain in future. It answers the question what the organization strives or stands for. It indicates the long-term market position which the organization desires to create or occupy, an opportunity for exploring new possibilities. So, मैंने आपको कहा था एक सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि what the organization is aspiring to achieve, what is their desire to attain in future, what they are trying to attain in future will represent their intent. Organization strives to stand for. What the organization strive to stand for will indicate their intent, है ना। their market position, long term market position क्या होगा, जाहिर सी बात है उनके इंटेंट के हिसाब से ही होगा। इसी को बेसिकली आप क्या कह रहे हो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कह रहे हो। व्हाट द मैनेजमेंट एस्पायर टू अचीव, what kind of organization you are trying to create in future, what purpose you are trying to achieve is basically your strategic intent. अब हमने कहा था कि हर एक लेवल पे जाहिर सी बात है इंटेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो कॉर्पोरेट लेवल पे हमारा इंटेंट क्या होता है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। जबकि जब हम बिजनेस लेवल पे जाते हैं तो यहां हमारे पास होता है बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। और जब हम फंक्शन लेवल पे जाते हैं तो यहां का इंटेंट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं से आपके बन जाते हैं एलिमेंट्स, इसी को कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सो वी हैव द विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड द वैल्यू सिस्टम। ओके, आप लोग सर यहां तो वैल्यू सिस्टम नहीं दिखा। वैल्यू सिस्टम इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी, है ना। हर एक कंपनी का एक बेस वैल्यू सिस्टम होता है, तो दैट इज ऑलवेज देयर। तो वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम को हम इंक्लूड करके चलेंगे। हमारे पास आ गया विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड द वैल्यू सिस्टम। बोलो मेरे साथ, कितने कंपोनेंट है, 4। क्या क्या बोलेंगे, विजन मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द वैल्यू सिस्टम। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड द वैल्यू सिस्टम। द बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल को हमने इंक्लूड नहीं किया, अब नहीं किया गया है। यहां आपको जरूर दिख रहा है
आपको इसको याद करने की भी कोशिश नहीं करनी, बस आपको ये याद, इसको जरूर दिमाग में रखना कि तीनों लेवल पे क्या क्या इंटेंट है हमारा। कॉर्पोरेट लेवल पे विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है, बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल है, फंक्शन लेवल पे गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बट व्हेन इट कम्स टू कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट हो गया विजन, दूसरा हो गया मिशन, तीसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, चौथा हो गया आपका वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम, राइट। फिर से बोलो एक बार, क्लैरिटी रखना दिमाग में, क्या क्या बोला आपने, पहला विजन, दूसरा मिशन, तीसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, चौथा वैल्यू। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू। कितने कंपोनेंट हो गए, 4 कंपोनेंट हो गए। अब ये 4 कंपोनेंट पे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहां से कोई केस वेस नहीं बनाएंगे, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, और आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हो। मजेदार बात सुनो, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनको हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, साथ ही साथ वैल्यू को भी, इन चारों टॉपिक को। इसके बाद आप क्या करोगे, 1 बाय 1 इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। देखो अगला टॉपिक ही क्या है, विजन। तो आप अगर इसको स्पेसिफिकली तैयार ना करो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। आप आसानी से क्या कर सकते हो, जब आप डिटेल्ड स्टडी करोगे ना, तो वहां से इसका थ्योरी आपका बन जाएगा। आपको इस थ्योरी को अलग से पढ़ने, इस क्वेश्चन को अलग से तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है। इसको क्वेश्चन मार्क तो हमने कर ही दिया है, इसको अलग से तैयार करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे उसी में से 1-2 पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसके थ्योरी को बना देते हैं। दैट्स वेरी 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 सिंपल। तो इसको अलग से तैयार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज द विजन। तो इसको हम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला टर्म है हमारे पास विजन। अच्छा, विजन मिशन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, बताया था मैंने आपको क्या होता है। सिंपल तरीके से क्या सोच रहे हैं, देखो आज आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आप यहां हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया करंट पोजीशन। ये क्या हो गया आपका करंट पोजीशन, क्योंकि ये आप अभी यहां हो, तो दिस इज योर करंट पोजीशन एंड दिस इज द फ्यूचर पोजीशन यू वांट टू अचीव, है ना। यहां आप पहुंचना चाहते हो, तो ये आपका करंट पोजीशन है, ये आपका फ्यूचर पोजीशन है। करंट पोजीशन से आप फ्यूचर पोजीशन पे जाना चाहते हो। तो कंपनी का जो ब्लूप्रिंट है ना टुवर्ड्स द फ्यूचर, या फ्यूचर पोजीशन पे को जो इंडिकेट कर रहा है ना कंपनी, ये इंडिकेट होता है एक स्टेटमेंट से जिसका नाम है विजन स्टेटमेंट। अब सवाल आता है इस विजन को अचीव कैसे किया जाए। फॉर दैट पर्पस वी डेवलप मिशंस एज वेल। मिशंस हमारे पास कई हो सकते हैं, मल्टीपल मिशंस हो सकते हैं हमारे पास, और इन मिशंस के मदद से वी अचीव द विजन। सिंपल तरीके से आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल तरीके से। विजन क्या है, फ्यूचर पॉइंट है। मिशन क्या है, मिशन इज कंसर्न विद द करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड मिशन इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। क्या बोलोगे, मिशन इज प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। अभी इतना ध्यान में रखना है, अभी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं, तो एक ही डायग्राम में आपको आप देखोगे कि मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सब कुछ समझाऊंगा। मिशन, विजन क्या होता है, एवरीथिंग, राइट। सो विजन क्या है, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनीज के फ्यूचर पोजीशन का ब्लूप्रिंट बताता है आपका विजन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड का मतलब है, आप इसका मतलब है कि आप कहां लैंड करना चाहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप कहां पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज योर विजन। क्या ध्यान में रखना है विजन के बारे में एक लाइन में, तो हमें ध्यान में रखना है कि दैट इट इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट। इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का ब्लूप्रिंट है आपका क्या, आपका विजन, ठीक है। सेकेंड वन इज द मिशन। So mission explains the reason of the existence. This is the most important line about the mission, जो आपको फिलहाल अभी ध्यान में रखना है, that it is the reason for the existence. जैसे हम कहते हैं कि अगर हम बिजनेस में हैं तो why are we now, है ना। जैसे ही आपने कहा ना why are we now and who are we now, हम कौन हैं और हम क्या हैं, इस तरह से अगर आप अपने बिजनेस को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली दैट इज योर मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। अगर फर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। तो एनानिमिटी ऑफ पर्पस की हम बात करते हैं मिशन के थ्रू। तो बाय गोइंग थ्रू द मिशन एनी स्टेक होल्डर कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। अ मिशन स्टेटमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स। इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सीखा हमने कि विजन जो है दैट इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर, वेयर एज मिशन इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंट। मिशन किससे कंसर्न्ड है, प्रेजेंट से,
और विजन किससे कंसर्न्ड है? फ्यूचर से। मिशन जो है हमारा, दैट इज द प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। प्रेजेंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर, ठीक है। और क्या सीखा हमने मिशन के बारे में? मिशन क्या बताता है? रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। और मिशन में आपको दो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, हु आर वी या व्हाई आर वी नाउ, हम अभी क्यों हैं, एंड व्हाट आर वी नाउ। बस दो क्वेश्चन, हु आर वी नाउ एंड व्हाट आर वी नाउ। आई होप आपने नोटिंग की होगी, या हो सकता है यहां आ जाए, यहां से गायब हो गया बल्ब, है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लीव इट, मैं अभी समराइज कर दूंगा। ये हो गया आपका विजन एंड मिशन। द थर्ड वन इज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। So what are the goals and objectives? These are nothing but the targets, performance targets. So goals and objective कहां से आया? So then you say that the vision and mission are very broad, और विजन और मिशन से ही डिराइव किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से। और ये जो गोल ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे बेस ऑफ मेजरमेंट होते हैं। इससे हम ये देख पाते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस का लेवल क्या गया है। कैसे? देखो, आपने कहा कि लेट्स से वी हैड सर्टेन ऑब्जेक्टिव। मान लो आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव था 200 करोड़ का। तो अब जब आप अपने परफॉर्मेंस को देखते हैं, आपकी कंपनी ने कितना परफॉर्म किया, तो लेट्स से परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 150 करोड़ का परफॉर्मेंस किया आपकी कंपनी ने। इसका मतलब आप लैग कर गए, आपने अंडर परफॉर्म किया और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। 50 करोड़ से आप क्या कर गए? लैग कर गए, राइट। सो ये आपका परफॉर्मेंस, इसका मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम इसको आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, इसलिए इसको बेस ऑफ मेजरमेंट भी हम कहते हैं, राइट। तो ये क्या बन गया मेरा? बेस ऑफ मेजरमेंट। बेस ऑफ मेजरमेंट बन गया। कहां से डिराइव किया जाता है? विजन एंड मिशन से डिराइव किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? बेसिकली दीज आर नथिंग बट द परफॉर्मेंस टारगेट्स। और जब हम इस टारगेट को अचीव करते हैं तो क्या टेक्निकली अचीव होगा? क्योंकि ये डिराइव किया गया है विजन एंड मिशन से ही, तो अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा, इसका मतलब वी विल बी गेटिंग क्लोजर टू आवर विजन एंड मिशन। यस और नो? यस। तो दिस इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या कह रहे हो? दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट, गोल्स आर द एंड रिजल्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव। On the other hand, objectives are time-based measurable targets which help in the accomplishment of goal. So here the differentiation of goal and objective. गोल एंड ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? तो दिस ऑल्सो वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। तो अभी शॉर्ट में इतना ध्यान में रखना है कि गोल्स आर ब्रॉड एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम फेज्ड। गोल्स क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टाइम फेज्ड होते हैं। बस अभी इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूज। वैल्यू का क्या मतलब है, जरा सोचो। अब आप सोचो कि यू हैव स्टार्टेड अ कंपनी, तो जो आपका पर्सनल वैल्यू है, जो आपका पर्सनल बिलीफ है, क्या उसके आपके कंपनी के वर्किंग पे कोई फर्क पड़ेगा? तो एक लीडर थे हमारे पास धीरू भाई अंबानी, ठीक है, और एक लीडर थे हमारे पास टाटा। अब नाउ टेल मी वन थिंग, इन दोनों के अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपनी अपनी कंपनीज हैं। ये हो गए रिलायंस के मालिक और ये हो गए टाटा के मालिक। नाउ टेल मी, क्या दोनों के वर्किंग में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? क्या दोनों के कल्चर में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? जरूरी नहीं है इसके लिए डिफरेंस देखने के लिए आप कंपनी में काम करो तभी आपको डिफरेंस दिखे, दैट इज नॉट। आप न्यूज वगैरह पढ़ते होगे, आप टीवी वगैरह देखते होगे, तो आपको आइडिया मिलता होगा, राइट। सो इन दोनों के काम में डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत डिफरेंस है, दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग है। आप अगर दोनों के एम्प्लॉइज से बात करोगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल ही अलग वैल्यू सेट है दोनों कंपनीज का, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं कुछ मर्ज नहीं करता, बट जो बेसिक वैल्यूज है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, इन दोनों कंपनी के जो फाउंडर है ना, तो उनका जो पर्सनल वैल्यू होता है वो अफेक्ट करता है कंपनी को, और कंपनी का वैल्यू उस पर बहुत हद तक आपको डिपेंड होता हुआ दिखाई देगा। पहला एस्पेक्ट तो ये हो गया कि फाउंडर ऑफ कंपनी के पर्सनल वैल्यूज का इंपैक्ट हमें बिजनेस के वैल्यू पे दिखाई देता है। दूसरी बात, जो वैल्यूज होते हैं ना, वैल्यूज दैट शुड बी डीप रूटेड। और वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि जब आप थोड़ा स्ट्रेस में आते हैं, कंपनी आपके स्ट्रेस में आती है, तो आप अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर लो।
इसीलिए कहते हैं दीज आर सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध चीज है ये, है ना। तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इवन इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस, जो आपके कोर वैल्यूज हैं आप उसके साथ बने रहते हैं। तो वैल्यूज आर डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन एंड एक्शंस। तो दीज आर डीप रूटेड। व्हाई वी से डीप रूटेड? क्योंकि क्या कहा हमने कि इवन इन द केस ऑफ, इवन इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस, we won't compromise our values. These are the fundamentals on which companies are built. So these are deep rooted principles, and based on those principles all decisions and actions are taken in any organization. That is value system. Value system है ये. So Collins and Porras succinctly define core value as being inherent and sacrosanct. They can never be compromised either for convenience or short term economic gain. क्या कह रहे हैं कॉलिन्स एंड पॉरस? इनका कहना है जो आपका कोर वैल्यू होता है ना, कोर वैल्यू कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ना ही आपके कन्वीनियंस के लिए, ना ही शॉर्ट टर्म गेन के लिए। आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मैं कुछ, जैसे मान लो आपने अपनी कंपनी में एक डिसीजन लिया जो आपके पर्सनल वैल्यू से इंस्पायर्ड है कि भाई हम कभी भी ब्राइबरी को यूज नहीं करेंगे, हम किसी को पैसे नहीं देंगे काम कराने के लिए। और अभी एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, मान लो 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको पता चलता है कि अगर आपने 10 करोड़ खर्च कर दिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप सोचते हैं 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बात नहीं, इस बार हम दे देते हैं पैसे, वैसे हमें देना नहीं है, इस बार दे देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? तो नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम फिर से वही कह रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब वो आपका कोर वैल्यू था ही नहीं। क्योंकि कोर वैल्यू आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए या अपने कन्वीनियंस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनीज फाउंडर। हमेशा याद रखना, तो कंपनी का वैल्यू हमेशा आपको ज्यादातर टाइम आपको कहां से रिफ्लेक्शन दिखेगा? द वैल्यू ऑफ द कंपनीज ओनर, राइट, द फाउंडर। ये हो गया आपका वैल्यू सिस्टम। तो इस तरह से देखो हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के? 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द विजन, सेकेंड वन इज द मिशन, फिर हमारे पास है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और फिर हमारे पास है वैल्यू और वैल्यू सिस्टम। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आप इजी वे में इसको दिमाग में रख सको। जो नोटिंग करी थी हमने, और नोटिंग गायब हो गया था सॉफ्टवेयर एरर से, तो कोई बात नहीं, राइट। देखो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दे रहा हूं, इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या कहता है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट किसको डिफाइन करता है? पर्पस को। किसको डिफाइन करता है? पर्पस को। किसको डिफाइन करता है? एस्पिरेशन को। आप जानते हो ना एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कि भाई आप क्या बनना चाहते हो। एस्पिरेशन का मतलब होता है आप क्या बनना चाहते हो। तो एस्पिरेशन को बताता है, पर्पस को बताता है, ठीक है। दैट इज योर स्ट्रैटेजिक इंटेंट। एज फार एज components of strategic intent is concerned, there are how many components? Tell me. We say, so there are 4 components. 1, 2, 3 and 4. कितने components है हमारे पास? 4 components है हमारे पास. How many components? 4 components. The first one is vision. Second one is mission. Third one is goals and objectives. And fourth one is वैल्यू। वैल्यू कह दें या वैल्यू सिस्टम कह दें। इस तरह से हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट वन इज विजन। पहला क्या है? विजन। विजन क्या है भाई? तो हम कहते हैं सर ये एक स्टेटमेंट है। विजन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। किसी भी कंपनी में कितने विजन होते हैं? 1 ओनली। हमेशा याद रखना है, विजन हमेशा क्या होता है? 1 ओनली, एक ही होता है। मिशन कितने हो सकते हैं? मेनी, मे बी मेनी, कई सारे मिशन हो सकते हैं, बट आपका विजन हमेशा क्या रहता है? सिंगल स्टेटमेंट रहता है। मिशन स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है? तो आपने कहा सर वेयर वी वांट टू गो, हम कहां जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो, और हम क्या बनना चाहते हैं, मतलब व्हाट वी वांट टू बिकम, वेयर वी वांट टू गो एंड व्हाट वी वांट टू बिकम, ये बताता है विजन। यानी कि विजन किससे कंसर्न्ड है? बताओ। कंसर्न्ड है ये किससे? फ्यूचर से। यानी कि हमने क्या क्या कहा था? ये क्या है? ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट टू कंपनीज फ्यूचर। ये क्या है? ये ब्लूप्रिंट है कंपनी के फ्यूचर का। ब्लूप्रिंट टू कंपनीज फ्यूचर। तो ये हो गया मेरा विजन, एज सिंपल एज इट इज। मिशन क्या है भाई?
हम कहते हैं सर ये भी स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ये भी क्या लिखा जाता है, स्टेटमेंट में लिखा जाता है। एक होगा या एक से ज्यादा होगा, आपके तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। स्टेटमेंट में लिखा जाता है जो क्या बताता है, तो हम कहते हैं, वो कहता है वाई आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, वाई आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, किससे कंसर्न है, हमने कहा सर प्रेजेंट कैपेबिलिटीज से, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज से, है ना, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज से कंसर्न है। और क्या बताता है ये, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है कंपनी का, ठीक है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है किसका, कंपनी का। सो दैट इज आवर मिशन। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली, तो हम कहते हैं सर दीज आर नथिंग बट द परफॉर्मेंस टारगेट्स, ये परफॉर्मेंस टारगेट्स है हमारे। क्या होता है ये, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ बेस ऑफ मेजरमेंट, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम इसको एज अ बेस यूज कर लेते हैं। दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट, राइट। फर्दर हमने क्या कहा था, कहां से डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन, वीएम। अब आप ऐसे लिख सकते हो, डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन। तो दो चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है, एक है गोल और दूसरा है ऑब्जेक्टिव, है ना। गोल को हमने क्या कहा कि सर ये ब्रॉड होता है, और ऑब्जेक्टिव को हमने क्या कहा, सर ये स्पेसिफिक होता है ना। आप गोल को एक और लिख लो कि ये इंड्यूरिंग होता है, कभी खत्म नहीं होने वाला, लंबे टाइम तक चलने वाला। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये टाइम फेज्ड होता है, इसका टाइम बहुत स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होता है। तो दिस इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन कम्स द वैल्यू। वैल्यू क्या कहा हमने, वैल्यू क्या होता है, आपने कहा सर डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, ठीक है। किसको गाइड करता है, गाइड्स डिसीजन एंड एक्शंस, कंपनी के जो भी डिसीजन है और जो भी एक्शंस हैं उनको गाइड करता है। मस्ट नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मस्ट नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और लास्ट में क्या कहा था, इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज ऑफ फाउंडर, जो कंपनी का फाउंडर होता है उसके पर्सनल वैल्यूज से कंपनी का वैल्यूज हमेशा क्या रहता है, इन्फ्लुएंस्ड रहता है। अब ये एक छोटा सा चार्ट है बालक आपके पास, और इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट को ध्यान में रख लेना, दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्रेस कर दिया है, बस आपको इसको ध्यान में रखना। हर एक टॉपिक में ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अब ये सब टॉपिक ऐसा है ना जिसमें एक्चुअली आपको प्रॉब्लम आएगी लिमिटेशन डिसाइड करने में कि मैं कितना लिखूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होने जा रही है कि जैसे ही मैं आपको विजन में ले जाऊंगा ना, विजन में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, मिशन में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, तो जब आप कंपोनेंट को लिखने जाओगे ना तो आपके दिमाग में क्या लिखूं क्या ना लिखूं। अब या तो मैं कंपोनेंट की थियरी अलग से तैयार करूं, या फिर मैं वो प्रॉब्लम होगी आपको। तो आइडिया क्या है कि ये मैंने आपको एक बॉर्डर बता दिया, एक लिमिटेशन बता दिया कि इतने ही पॉइंट्स को कंसीडर करना है, और ये सारे पॉइंट्स अभी रिपीट होंगे तो आप उसको दोबारा पढ़ोगे ही अभी, राइट। दिस ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, एंड देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स, देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द विजन। अब हमें किसके बारे में देखना है, अब हमें देखना है विजन के बारे में। सो वी हैव टू सी द विजन, राइट। अब मैं आपको बताऊं, विजन में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 2 सवाल बनते हैं। मिशन में थोड़ा ज्यादा कंटेंट है तो उसमें 3 से 4 सवाल बन सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। विजन में कुछ खास पढ़ने को आपके पास है नहीं, ठीक है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, या जरा ध्यान देना। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, व्हाट वी ट्राई टू से, मतलब अर्लियर आई टोल्ड यू इट ऑलरेडी, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट इन अ डिफरेंट वे। अब जरा गौर करना, एक डायग्राम बनेगा, निश्चित रूप से ड्रॉ करिएगा। उस डायग्राम में ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स को, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स को, और जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी विजन मिशन की वो मैं डालूंगा, राइट। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। देखो हम जानते हैं कि लेट्स से दिस इज आवर करंट पोजीशन, हमने कहा कि ये हमारा करंट पोजीशन है,
यानी कि ये हम अभी की बात कर रहे हैं, दिस इज आवर करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन में हम ये देखते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां हैं, वेयर आर वी नाउ एंड व्हाट आर वी नाउ। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या करता है, हमारे कंपनी के रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को बताता है कि अगर मेरी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल से यू हियर कि ये जो मेरा करंट पोजीशन है, इसी के आधार पे आई कैन डिसाइड कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अब इस बात को ध्यान से समझना, बहुत बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, बहुत सिंप्लीफाइड वे में, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा करंट पोजीशन बताएगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि फ्यूचर और करंट में रिलेशन ना हो ऐसा नहीं होता। तो सपोज यू आर अ कंपनी वर्किंग इन एन ऑटो सेक्टर, तो आपका विजन कुछ ऐसा ही होगा ना। सो बेस्ड ऑन दैट सर्टेनली यू विल बी डिफाइनिंग योर फ्यूचर। आप कहां चले जाते हैं, आप अपने फ्यूचर पोजीशन को डिफाइन करते हैं। लेट्स से 30, 40, 50 इयर्स डाउन द लाइन आप अपनी कंपनी को कहां देखना चाहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि वी वांट टू बिकम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, या हमने एग्जांपल लिया था वी वांट टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने फ्यूचर पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो ये आपका जो फ्यूचर पोजीशन है ना, दिस इज योर फ्यूचर पोजीशन। तो फ्यूचर पोजीशन को डिफाइन जैसे ही किया आपने, इसका मतलब आप बताते हैं वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू गो। और आप कहते हैं व्हाट वी वांट टू बिकम, व्हाट वी वांट टू बिकम, हम कहां जाना चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। अब ये दो सिचुएशंस है आपके, तो यू हैव टू गो फ्रॉम करंट पोजीशन टू योर फ्यूचर पोजीशन। इतना तो क्लियर हो गया। आज हम यहां हैं, कल हम कहां देखना चाहते हैं। आज आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आप भविष्य में कहां पहुंचना चाहते हो। आप कहते हो मैं इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो वो आप का फ्यूचर पोजीशन हो गया ना। आज आप सीए के स्टूडेंट हो, आप ये नहीं कहते हो ना कि मैं दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर बनना चाहता हूं। अरे भाई, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो एमबीबीएस करो, सीए में क्या कर रहे हो। तो फिर वो डिस्कनेक्शन हो गया ना करंट और फ्यूचर में। ऐसा नहीं हो सकता, हमने पहले ही कह दिया कि जो आपकी करंट कैपेबिलिटीज होती है उसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर, वेयर वी वांट टू लैंड और व्हाट वी वांट टू बिकम। ठीक है, अब इस करंट और फ्यूचर के बीच में गैप है। वो गैप किस चीज का है, सोचो जरा। तो आज मेरा करंट है, भविष्य में मैं वहां जाना चाहता हूं, तो इसके बीच में किस चीज का गैप है। आप कहते हो सर ये जो गैप है ना इनके बीच में, दिस इज बेसिकली अ टाइम गैप, समय का गैप है। आज हम यहां हैं और लेट्स से मैं एक नंबर दे दूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 30 साल तक के बाद हमें यहां पहुंचना है। आज हम यहां हैं और 30 साल में हमें यहां पहुंचना है। तो एक टाइम गैप है इसके बीच। तो ये जो आपके करंट पोजीशंस है ना, जो करंट कैपेबिलिटीज हैं, यहां आपके पास क्या होता है, जो आपने क्या कहा सर, यहां है हमारे करंट कैपेबिलिटीज को हमें हमारे देखना होगा, और करंट कैपेबिलिटीज के आधार पे ही हम अपने फ्यूचर को असर्टेन या फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मिशन। ये क्या हो गया मेरा मिशन स्टेटमेंट्स। और ये जो है ना आपका, दिस इज योर विजन। ये आपका क्या हो गया, विजन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मिशन जो है वो करंट में ही है, इसका फ्यूचर से कोई लेना देना, ये मत समझ लेना। बिकॉज मिशन इज समथिंग विच इज करंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। मिशन करंट है लेकिन आपको किधर लेके जा रहा है, फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। सो इट विल हेल्प यू टू अचीव योर विजन, या आपके विजन को अचीव करवाएगा। सो इट इज ऑल्सो फ्यूचर, इन फ्यूचर, राइट। इस तरह से देखो, हमारे इस करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन में किस चीज का गैप है, टाइम का गैप है। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, इस टाइम के गैप को हमें फिल करना होगा। इस टाइम के गैप को हमें फिल करना होगा। अब टाइम के गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो इस बात को समझो, इस टाइम के गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप कहते हो इसका जवाब यह है कि इस टाइम के गैप को प्लानिंग से फिल किया जा सकता है, कि हम आज से तब तक की प्लानिंग करें
कि इस तरह से हम ये काम करते हुए, इन एक्टिविटीज और डिसीजंस को लेते हुए हम या इस पोजीशन से उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। तो इट्स अ प्लानिंग गैप। ये गैप टाइम का है, जिस गैप को प्लानिंग से फिल किया जा सकता है। क्योंकि ये फ्यूचर की प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए आपको पता है ना, अगर कंसर्न विद फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमने कहा सर दिस इज द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गैप। ये कैसा गैप है? ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गैप है। ये गैप है किस चीज का? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गैप है ये। यानी कि अगर मैं इस गैप को फिल करना चाहता हूं तो मुझे एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करना होगा, जो स्ट्रेटेजिक प्लान मुझे हमारे करंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन तक लेके जाएगा। सो वी नीड टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, जो स्ट्रेटेजिक प्लान हमें करंट पोजीशन से लेके कहां तक जाएगा? फ्यूचर पोजीशन तक लेके जाएगा। तो दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये क्या है हमारी? ये हमारी इलैबोरेटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप को फिल कर देता है। ठीक है, अब ये जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आपने कहा कि हो सकता है आफ्टर सर्टेन टाइम हम एक नए मार्केट में एंटर करें, हो सकता है कि हम क्या करें? एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, हो सकता है हम किसी कंपनी को एक्वायर करें, राइट? हो सकता है कि हम फिर से नए मार्केट में एंटर करें, हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम हम फिर से नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो इस तरह से हम नए मार्केट में जाते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी एक्शंस एंड डिसीजंस विल बी टेकन, एंड दिस इज हाउ वी विल रीच फ्रॉम करंट पोजीशन टू फ्यूचर पोजीशन बाय इंप्लीमेंटिंग आवर स्ट्रेटेजिक प्लान। क्या इंप्लीमेंट करके? स्ट्रेटेजिक प्लान को इंप्लीमेंट करके हम अपने करंट पोजीशन से कहां पहुंच जाएंगे? फ्यूचर पोजीशंस पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज अ विजन एंड मिशन, दीज आर क्लियर। तो विजन क्या है? डायरेक्शन देता है कंपनी को कि आपको किधर जाना है, राइट? विजन क्या है? डायरेक्शन दे रहा है आपकी कंपनी को, आपको किधर जाना है। मिशन क्या है? मेरा करंट है, जो हमें हमारे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। मिशन हमारे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को बताता है, वहीं विजन ये बताता है कि हम क्या बनना चाहते हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, विजन एंड मिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जहां मिशन हमारे प्रेजेंट से कंसर्न्ड है, विजन हमारे फ्यूचर से कंसर्न्ड है, तो दोनों में कोई ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। बट अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में ऑपरेट कर रही है, बहुत लंबे समय से ऑपरेट कर रही है, तो अब सोचो क्या होगा। सो जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो दे हैड द मिशन एंड द विजन, उन्होंने उसे चेंज नहीं किया और उसी मिशन विजन पे वो काम कर रहे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिशन क्या है? करंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। समझ रहे हो मेरी बात? करंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, आप अपने मिशन को अचीव कर रहे हो, और जैसे जैसे आप अपने मिशन को अचीव कर रहे हो, तो आपने कहा था मिशन इज करंट लीडिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, यानी कि आप अपने फ्यूचर के करीब जाते जा रहे हो। तो अगर बहुत साल तक ऑपरेट करने के बाद ऐसा हो सकता है, किसी की कंपनी को ऐसा फील हो सकता है उन्हें कि उनके मिशन और विजन में कोई अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि ये है विजन और मिशन जब अचीव हो रहा है तो यू आर गेटिंग क्लोजर टू द विजन, तो मिशन एंड विजन में कोई अंतर ही नहीं आएगा। यहां से कंफ्यूजन होता है, यहां से कंफ्यूजन होता है। जनरली अगर कोई बोले ना मिशन विजन बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बोला रहे ऐसे नहीं होता, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दिस इज अ विजन, मिशन एंड विजन। अब बात आता है कि भाई इसको तुम इवेल्युएट करोगे कैसे? आज से ऑपरेट करना शुरू किया, क्या 60 साल 70 साल बाद जाके देखोगे कि आप इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या नहीं हो? ऐसा करोगे? या आप पहले ये देखोगे कि भाई अगले अटेम्प्ट में May 25 में मेरा निकलना चाहिए क्या सीए इंटर, इस अटेम्प्ट में मेरा फाइनल निकलना चाहिए, फिर मेरे को यहाँ जॉब करना है या यहाँ प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से मुझे काम करना है। ये आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखने होंगे ना। अगर आप नहीं रखते हो तो क्या आप अपने आप को 70 ईयर्स के हो जाके तब इवैल्यूएट करोगे? तो आंसर इज नो। सो सर्टेनली दीज विजन एंड मिशन से ही हमें क्या करना होता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव करना होता है ना, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं ड्यूरिंग गोइंग फ्रॉम करंट टू फ्यूचर, हम उनको क्या कर रहे होते हैं? अचीव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस डायग्राम को यही रोकते हैं। इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे, आगे इसमें ऐड होता रहेगा, अभी फिलहाल इतना काफी है। और अब फास्ट ट्रैक है ना, तो थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। सो हैव अ लुक विजन, तो इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, है ना। कंपनी के विजन को याद करने की कोशिश मत करने लगना, सीधा टॉपिक पे आओ।
विजन में जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके सिर्फ दो ही सवाल बनते हैं। या तो आपको विजन के बारे में कुछ लिखने के लिए किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो विजन में दो ही सवाल बनते हैं। एक आता है ड्राफ्ट करने के लिए, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विजन को क्या करो, ड्राफ्ट करो। तो केस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा और विजन को ड्राफ्ट करने के लिए कह देगा। तो इसको भी केस के लिए मार्क कर देना विजन को, कि विजन को क्या कह सकता है, ड्राफ्ट करने के लिए कह सकता है। और दूसरा जो है वो है इसके एलिमेंट्स, ये देखो एसेंशियल्स, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, या इसको आप कह सकते हो एसेंशियल्स ऑफ विजन। तो विजन के एसेंशियल्स और विजन को ड्राफ्ट करना। तो विजन से इंडिविजुअली दो ही सवाल बनते हैं, विजन को ड्राफ्ट करने के लिए बोल दे या विजन के एसेंशियल्स पूछ ले, ठीक है। अच्छा, विजन को ड्राफ्ट करने के लिए बोलेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, एसेंशियल्स भी बहुत इजी है, इनफैक्ट विजन में कुछ है ही नहीं। तो जरा देखो इसको, व्हाट इज विजन। आपने क्या कहा था, टॉप मैनेजमेंट्स व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी। आप क्या कह रहे हो, प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस, प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस। तो यही किया था ना आपने अपने डायग्राम में, गौर से देखो क्या किया आपने क्या डिसाइड किया कि भाई मुझे किस मार्केट में जाना है। आपने डिसाइड किया मुझे किस मार्केट में जाना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा बिजनेस एक्वायर करना है, किस मार्केट में जाना है, किस प्रोडक्ट में जाना है, टू रीच योर विजन। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है, तो आप कहते हो सर प्रोडक्ट फोकस क्या है मेरा, मार्केट फोकस क्या है मेरा, कस्टमर फोकस क्या है मेरा, इसको बता रहा है, करेक्ट। तो टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस constitute the vision. Strategic vision delineates management aspirations for the business, providing a panoramic view of the where we are to go and what we are where we are to go and what we have to become. सिंपल तरीके से रखना है कि हमें कहां जाना है और हमें क्या बनना है, बस इतने को, एक स्टेटमेंट को दिमाग में रखना कि वेयर वी आर टू गो, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द विजन। और यहां हमने क्या कहा, डायरेक्शन देता है और कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस को is a part of basically और किसका विजन का। Strategic vision thus points out a particular direction, starts a strategic path to be followed in future and molding organizational identity. Strategic path to be followed in future, तो path आपने डिसाइड किया था ना from current to future, तो कौन सा strategic path आप फॉलो करोगे फ्यूचर में, क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा आपका कंपनी का, that is basically specified by vision. It clearly articulated vision communicate management aspirations to the stakeholder and help steer the energies of company personnel in a common direction. So what is articulation? Articulation का मतलब होता है communication. So vision should be a well communicated vision, है ना। तो कंपनी के मैनुअल्स में, कंपनी के वेबसाइट्स पे it should be written, ताकि हर एक एम्प्लॉय, हर एक स्टेक होल्डर उसको क्या कर सके, पढ़ सके और समझ सके कि कंपनी का डायरेक्शन क्या है, और सब फिर क्या होगा, सब कॉमन डायरेक्शन में जाएंगे। So विजन के बारे में कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहला, ये क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ये क्या बताता है, प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस को बताता है। ये क्या बताता है कि हम कहां जा रहे हैं, हमें क्या बनना है, हम क्या बनने जा रहे हैं। डायरेक्शन को बताता है और स्ट्रेटेजिक पाथ टू बी फॉलोड को बताता है कि हम किस स्ट्रेटेजिक पाथ पे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इट शुड बी व्हाट, क्लियरली आर्टिकुलेटेड या कम्युनिकेटेड। विजन ऐसा नहीं कि आपने बना के छुपा के रख लिया, विजन आपको सारे स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना होगा ताकि सब एक कॉमन डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। सो दिस इज योर विजन, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, क्या एसेंशियल्स हैं, 4 एसेंशियल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। देखो कितने एसेंशियल्स हैं, 4 एसेंशियल्स है। बहुत सिंपल है, जब भी आएगा डायरेक्ट आएगा, जब भी आया है डायरेक्ट आया है ना। तो इसमें कुछ खास करने को नहीं है आपका। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, थिंक क्रिएटिवली, यू नो। विजन, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, ये बताओ कि विजन लिखना है या मिशन स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो जब हमें विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट लिखना होता है तो मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा छोटा सा सवाल है कि विजन या मिशन किसको लिखते वक्त या किसको बनाते वक्त, फ्रेम करते वक्त हमें दिल से सोचना चाहिए और किसमें हमें दिमाग से सोचना चाहिए। तो अब दिल से सोचा नहीं जाता, आई नो दैट। तो दिल का काम है ब्लड पंप करना, है ना, उसका काम सोचना नहीं होता। बट क्योंकि अब तो लोग ऐसे भी कहते हैं दिल तो पागल है। अब दिल कैसे पागल हो सकता है, बताओ मेरे को। दिल का काम है ब्लड पंप करना, तो ये पागल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। एनीवे, ऐसा कहते हैं लोग। तो दिल से सोचने का मतलब क्या होता है, हम लोग भावनाओं को समझते हैं, करेक्ट। दिल से सोचने का मतलब होता है दैट यू आर अ बिट इमोशनल एंड रैशनल पार्ट जो है ना, लॉजिकल पार्ट जो है ना,
वो थोड़ा वीक हो जाता है ना। तो तभी तो धोखा मिलता है ना, जब आदमी दिल से सोचता है तो धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आप उतने रैशनल नहीं रह पाते हो, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग योर डिसीजंस एंड गलतियां होती हैं, ठीक है। सो इमोशन का थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट रहता है उस साइड के डिसीजन पे। एक होता है दिमाग से सोचना। जब आप दिमाग से सोचते हैं ना तो आप बहुत लॉजिकल होते हैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग विद योर ब्रेन, तो आप जैसे ही आप कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो आपका ब्रेन क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही है या नहीं है। वो लॉजिक और रीजनिंग चाहता है। तो लॉजिक और रीजनिंग जैसे ही आएगा तो फिर आपकी आपके जो डिसीजंस होंगे अकॉर्डिंगली ज्यादा बेटर डिसीजंस होंगे, लेस इमोशनल डिसीजन होंगे। तो ये हो गया दोनों टाइप ऑफ डिसीजन, ठीक है। अच्छा सोचो, क्या लिखते वक्त कहां से सोचना चाहिए? तो हम कहते हैं कि सर विजन को डिफाइन करते वक्त हमें हमेशा दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि विजन कहता है ना कि मुझे देखते वक्त, विजन को देखते वक्त ना आप कोई लिमिटेशंस मत कंसीडर करो। सो एनीथिंग बी योर विजन, कुछ भी आपका विजन हो सकता है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो कोई बंदिश नहीं है, आप सोचो, आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही ब्रॉड बनता है आपका विजन, लेकिन उस विजन को अचीव हम कहां से करते हैं? तो हमने कहा करंट लीडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर इज मिशन। तो जैसे ही मिशन को फॉर्मुलेट करने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं नेवर थिंक फ्रॉम योर हार्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट यू विल हैव टू अचीव, एंड फॉर दैट पर्पस यू शुड थिंक फ्रॉम योर ब्रेन, है ना। तो इसलिए कहते हैं जब हम विजन को ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो दिल से सोचना चाहिए, मिशन को ड्राफ्ट करते वक्त हमें दिमाग से सोचना चाहिए। सो व्हाइल फ्रेमिंग विजन यू शुड थिंक क्रिएटिवली, है ना। क्रिएटिविटी के साथ आपको सोचना होगा। और एक इंटरप्रेन्योरल चैलेंज है ये, बिकॉज इंटरप्रेन्योर क्यों कह रहे हैं? इंटरप्रेन्योर क्या करता है? फ्यूचर का बिजनेस क्रिएट करता है। या तो वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बना लेता है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसका वो डिमांड क्रिएट कर सके फ्यूचर में, राइट। सो इट्स something where you have to think creatively. The entrepreneurial challenge in developing a vision is to think creatively about how to prepare a company for the future. So think creatively about how to prepare a company for the future. Intelligent entrepreneurship. It is an exercise in intelligent entrepreneurship, as I told you. Well articulated, जैसा मैंने आपको बताया, बना के इसको छुपा के नहीं रखना, है ना। क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। A well-articulated vision creates enthusiasm among the members of the organization and best worded. सही शब्दों का इस्तेमाल। Best worded vision statement clearly illuminates the direction in which organization is headed. तो कम्बरसम नहीं होना चाहिए, ambiguous नहीं होना चाहिए कि विजन पढ़ा पता ही नहीं चला कंपनी करना क्या चाह रही है। That should not be there. It should be best worded and should clearly indicate the direction of the company. कि कंपनी का क्या डायरेक्शन है ये इंडिकेट करना चाहिए। So think creatively, intelligent entrepreneurship, वेल आर्टिकुलेटेड एंड बेस्ट वर्डेड, ये 4 एसेंशियल्स हैं स्ट्रेटेजिक विजन के। इजी है, पक्का करके याद रख लेना। क्या क्या बोलोगे? थिंक क्रिएटिवली, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वेल आर्टिकुलेटेड एंड बेस्ट वर्डेड। कोड करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिख लोगे ना तो लर्न हो जाएगा। थोड़ा सा इसका जो हेडिंग है ना वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो अकॉर्डिंगली आपका एडजस्ट हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, द मिशन। अब हमें क्या देखना है? मिशन को देखना है, ओके। यू नो एज फार एज मिशन इज कंसर्न, इसके भी आपको ना ये एग्जांपल्स के चक्कर में नहीं रहना है, एग्जांपल पे ध्यान मत देना, और टॉक अबाउट द मिशन फर्स्ट, है ना। सबसे पहले तो मीनिंग इसका, मीनिंग क्यों जरूरी है? तो मीनिंग से अगर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है इंडिविजुअल क्वेश्चन के, तो मीनिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं वो मिशन और विजन का, उस समय आपको मीनिंग से ही कंपेयर करना होगा। सो अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, है ना। हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमारा करंट पोजीशन क्या है, ये क्या बताता है? मिशन। Firms working to manage their organization strategically cannot be lax in the matter of mission and business definition, as the two ideas are central to strategic planning. क्या करें सर? इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो। Mission statement should reflect the philosophy of the organization. A good mission statement should be precise, clear, feasible and distinctive. And certainly it should be motivating. तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि मिशन क्या होता है? मिशन क्लियर होता है। मिशन क्या होना चाहिए? पॉसिबल मिशंस आने चाहिए इसमें, इम्पॉसिबल मिशंस नहीं आने चाहिए। मिशन क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कंफ्यूजिंग ना हो, सबको समझ में आए। सोसाइटी के इंटरेस्ट को कवर करना चाहिए, सोसाइटी एंड कस्टमर ओरिएंटेड आपका मिशन होना चाहिए। मिशन ऐसा होना चाहिए जो आपके स्टाफ को मोटिवेट कर सके, मिशन शुड बी मोटिवेटिंग, मिशन शुड बी
स्पेसिफिक, मिशन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सो प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर, पॉसिबल, अनएम्बिगुअस, should be concerned with society, should include the concerns of society and the customers, motivating and specific. A company mission statement is typically focused on its present business scope, है ना? So कहाँ फोकस होता है इसका, प्रेजेंट पे, who we are and what we do. It's the same thing getting repeated again and again. Mission statement broadly describe an organization's present capability, customer focus, activities and business makeup. So present capabilities को ये क्या करता है, डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब जो पहला स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका बनता है, दैट इज व्हाट आर द एडवाइसेस यू वुड लाइक टू गिव टू समवन व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। देखो, अब इसको मैंने सवाल कहा, सवाल है फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल, फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन फॉर अ कंपनी। अब इसको कई तरह से पूछा जा सकता है, पूछा गया है एग्जामिनेशन में। आपसे पूछा जाए कि अगर आपको एडवाइस देना है किसी को व्हाइल राइटिंग अ मिशन, गुड मिशन स्टेटमेंट, तो आप क्या एडवाइस दोगे। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी को सजेशंस देना है एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए, तो क्या सजेशंस दोगे। अगेन, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई क्या गाइडलाइंस आप देना चाहोगे किसी को भी एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट को लिखने के लिए, तो आंसर विल बी द सेम। तो इस सेम क्वेश्चंस को कई तरह से पूछा जा सकता है, पॉइंट्स के नाम से पूछा जा सकता है, एडवाइसेस के नाम से, सजेशंस के नाम से, गाइडेंस के नाम से, सेम सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है प्रीवियसली। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। सबसे पहले स्पेशल आइडेंटिटी, मिशन आपको स्पेशल आइडेंटिटी देता है, तो आपका मिशन ऐसा होना चाहिए कि जो कंपनी को एक स्पेशल आइडेंटिटी दे। तो वन ऑफ द रोल ऑफ द मिशन स्टेटमेंट टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। So mission statement must provide organization its own special identity, right? Second is the target group technology and competencies. कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या होगा, हमारी कॉम्पिटेंसीज और हम किस टेक्नोलॉजी को यहां यूज कर रहे हैं। A company business is defined by what it needs, it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technologies and competency it uses, right? आप किस तरह की नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, और किस तरह के टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसी को यूज कर रहे हैं आप उस टारगेट कस्टमर को सर्व करने के लिए, अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, राइट। दिस इज डिफाइंड बाय और डिस्क्राइब बाय द मिशन। क्या क्या बोला, किस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है और किस तरह के टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। थर्ड वन, इट मस्ट बी यूनिक। ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन चीजें हैं, mission statement must provide special identity to the organization, it describes the customer focus, technology focus and the need we are serving, and third, it should be what, unique. So a special identity, technology, customer and the the needs and the uniqueness, ये तीन आपके पास एस्पेक्ट है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इन तीन बेसिक पॉइंट्स को क्या क्या बोलोगे, मिशन मस्ट प्रोवाइड व्हाट, स्पेशल आइडेंटिटी। नंबर टू, it describes the target group, the customer target group, right? Second, technology and the needs we are serving, and the third one is it must be unique to the organization जिसके लिए मिशन को बनाया गया है, right? So पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, why should an organization have a mission? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन क्यों होना चाहिए। तो आप मिशन को याद करो, मिशन से आपको क्या मिलता था। सबसे पहले आपने क्या कहा, मिशन क्या देता है, यूनानिमस या यूनानिमिटी ऑफ पर्पस देता है, एक कॉमन पर्पस देता है। हमने क्या कहा था कि मिशन अगर डायरेक्शन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो दैट द सेम डायरेक्शन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। सो इट प्रोवाइड्स यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट डेवलप्स अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। सो मिशन ऑल्सो वर्क्स एज अ बेसिस और स्टैंडर्ड, जिसके आधार पे क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है। It provides the basis for motivating the use of organizational resources as well. Establish a general tone or a climate to suggest a business-like operation. To serve as a focal point for those who can identify with the organization's purpose. Facilitate translation of objective and goal into the work structure. Specify organizational purpose and translation of these purpose into goals. Now, these are certain reasons for which we should have a mission statement in our organization. Not so important. ठीक है? What is our mission and what business are we in?
अब यहां से एक सवाल बनता है जो इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें हर एक कंपनी को इसका जवाब देना होगा, व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन। सो पीटर ड्रकर एंड लेविट का कॉन्सेप्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन बिजनेस प्लानिंग endeavor is to every business must clarify the corporate mission and define accurately the business the firm engaged in। तो जैसे ही आप कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात करोगे, बिजनेस प्लानिंग की बात करोगे, तो हर एक कंपनी को क्या करना होगा, अपने मिशन को डिफाइन करना होगा, अपने मिशन को क्लैरिफाई करना होगा कि इस कंपनी का मिशन है क्या। So, as said by Drucker and Levitt, they also explained towards facilitating this task, the firm should raise and answer certain basic questions concerning its business. What is our mission? What is our ultimate purpose? What do we want to become? What kind of growth do we seek? What business are we in? Do we understand our business correctly? Whom do we intend to serve? What human need do we intend to serve? What brings us to this business? What would be the nature of this business, and in what business would we like to be in the future? अच्छा, ये कुछ general questions है, what need to be answered while developing your mission statement, defining your mission statement. What is crucial for us is the second part of this topic, what business are we in। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। So what business are we in का मतलब क्या होता है, ये तो रिपीटेशन है बेसिकली, है ना। जब आप नीड को देखोगे ना, नीड के साथ इसको कनेक्ट करके रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो ये क्वेश्चन याद रहे या नीड याद रहे, दोनों में से कोई एक याद रहे, आप अपना दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वैसे ऊपर से क्वेश्चंस बनते नहीं है। व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये ड्रकर साहब का कॉन्सेप्ट है। क्या कहा उन्होंने कि एवरी कंपनी नीड टू डिफाइन व्हाट बिजनेस, यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर यू इन। सो जैसे हमने कहा व्हाट बिजनेस आर वी इन, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिशन स्टेटमेंट। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट ही बताता है वेयर आर वी नाउ, व्हाट आर वी नाउ, व्हाट बिजनेस आर वी इन। ये कौन बताता है, ये बताता है मिशन स्टेटमेंट। सो व्हेन वी आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाट बिजनेस आर वी इन, इट मींस वी आर गोइंग टू राइट द मिशन स्टेटमेंट। सो ड्रकर साहब का क्या कहना है, सुनो। ड्रकर साहब का कहना है कि whenever you are answering this question, what business are we in, your answer should be marketing oriented and not the production oriented। अब दोनों के डिफरेंस को समझ लो एक बार। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में क्या फर्क है। अगर आप प्रोडक्शन ओरिएंटेशन को देखोगे तो यहां हम एक्टिविटीज को एम्फेसाइज करते हैं, हम अपने एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लेट्स से आप कहते हो क्या कि मैं, जैसे कुछ आप चेयर्स बना रहे हो, तो आप कहते हो मैं चेयर्स बना रहा हूं, तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर है, क्योंकि आप अपनी एक्टिविटीज को बात कर रहे हो। आप मान लो आप पेन बनाते हो, तो आपने कहा कि मैं पेन का प्रोडक्शन करता हूं, तो ये आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर हुआ। मैंने कहा व्हाट बिजनेस आर वी इन, तो मैंने कहा मैं पेन का प्रोडक्शन करता हूं, राइट। द सेकेंड आंसर इज मार्केटिंग ओरिएंटेड। मार्केटिंग ओरिएंटेड में हम कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर को और सोसाइटी के इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं। सो मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब होता है कस्टमर ओरिएंटेशन, और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो जब मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर होगा, सेम सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सुनो। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में कहा था कि वी आर प्रोड्यूसिंग पेन्स, मार्केटिंग में हम इसको ऐसे कहते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी पेन एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मान लो ऐसे हमने बोल दिया। So we are providing high quality pen at a very affordable cost to all, right? Now, दोनों आंसर में क्या फर्क दिख रहा है आपको? So पहले आंसर में जब आप कह रहे हो ना कि we are producing pens, तो आप अपने प्रोडक्शन की बात कर रहे हो कि भाई मैं ये बना रहा हूं। लेकिन दूसरे आंसर में आप प्रोडक्शन की बात, अपनी एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, आप क्या वैल्यू दे रहे हो ना, आप उसकी बात कर रहे हो। तो यही ड्रकर साहब का कहना था कि whenever you are answering what business are we in, your answer should be society oriented, customer oriented, marketing oriented and not production oriented। तो हम कहते हैं सर ये तो ठीक है ना। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था कि while formulating mission statement we should include the interest of the customer and the society। तो वो हमने क्यों लिखा था पता है आपको? ड्रकर साहब की वजह से लिखा था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम कहते हैं कि मिशन स्टेटमेंट को बनाते वक्त हमें कस्टमर और सोसाइटी का भी ध्यान में रखना चाहिए। So what business are we in? According to Drucker, every organization must ask an important question, what business are we in, and get the correct and meaningful answer. The answer should have marketing or external perspective and should not be restated to the production or generic activities of the business. तो आप अपने प्रोडक्शन या जेनरिक एक्टिविटीज के टर्म में
आप इसको रीस्टेट मत करो, बल्कि आप किसके टर्म में जाओ, मार्केटिंग या एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के टर्म में आप इसे बताते हो। कुछ एग्जांपल्स है यहां, जैसे देखो वी हैव 3 कंपनीज, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवे एंड लैक्मे। लैक्मे पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आया था उस समय, बट आप तो जानते हो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, आई डोंट ट्रस्ट आईसीआई, तो किस टाइप का क्वेश्चन कब पूछेंगे, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखो इंडियन ऑयल का प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर क्या हो सकता है, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, इंडियन ऑयल क्या करता है, गैसोलीन प्रोडक्ट ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसने अपनी एक्टिविटी को बता दिया। अगर यही ये मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर हो तो क्या होगा, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ safe and cost effective energy. What they are offering, safe and cost effective energy. इसका मतलब they are considering the society and the customer in this question. This is externally oriented, external perspective है यहाँ। इंडियन रेलवे को देखो, we run a railroad, pure production oriented. We offer a transportation and material handling system. तो फिर से यहाँ क्या चला गया, external perspective चला गया। लैक्मे, in the factory we make cosmetics. Okay, फैक्ट्री में हम क्या बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। कैसा आंसर हुआ, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। और दूसरी तरफ देखो, इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप, रिटेल आउटलेट में हम क्या बेचते हैं, होप बेचते हैं। तो पहले क्या होता था, फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चंस में हुआ करते थे, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स था और इंस्टीट्यूट ने पूछा था कि यहां क्या लिखा जाएगा बताओ, है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जामिनेशन में। तो हमें बस ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स तो अब आते नहीं है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वी हैव इज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वी हैव इज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ लोगे, ध्यान दो। ये तो जानते हो आप, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम विजन एंड मिशन, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टर्म्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन रियल लाइफ बट आर डिफरेंट। हाँ, यहां से समझो, जनरली होता है कि आप कभी गोल बोलते हो, कभी ऑब्जेक्टिव बोलते हो, बोलते मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा गोल है ये है। तो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, गोल की जगह ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव की जगह गोल को, कोई दिक्कत नहीं होती, बट देयर इज डिफरेंस। और उसी डिफरेंस को हमें समझना है, जो हमारा सबसे प्यारा क्वेश्चन हो सकता है यहां रिगार्डिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। देखो वी हैव द गोल एंड वी हैव द ऑब्जेक्टिव। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों एग्जांपल को ध्यान से सुनो। कंपनी का टारगेट है टू बिकम मार्केट लीडर, टू बिकम मार्केट लीडर, और कंपनी का टारगेट है टू इंक्रीज सेल बाय 20%, टू इंक्रीज सेल बाय 20%। अब दोनों टारगेट में आपको क्या फर्क दिख रहा है, चलो सोचो इसके बारे में। इन दोनों टारगेट में आपको क्या फर्क दिख रहा है। तो पहला टारगेट है दैट इज टू बिकम मार्केट लीडर। व्हेनेवर यू शो सम टारगेट तो टू लिख देते हो पहले, आप कहते हो टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपका टारगेट हो गया कि आपको सीए बनना है, तो टू लिख देते हैं पहले। सो टू बिकम मार्केट लीडर इज अ टारगेट एंड टू इंक्रीज सेल बाय 20% इज ऑल्सो अ टारगेट। इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको, पहला फर्क क्या दिख रहा है कि सर जब आपने ये कहा ना कि टू बिकम मार्केट लीडर, तो मार्केट लीडर बनने के लिए ना मार्केट में आपका शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, बाकी कंपनीज का शेयर्स आपसे कम है, तब आप मार्केट लीडर कहलाओगे। यानी कि जैसे ही हम मार्केट लीडर बनने की बात करते हैं ना, हम एक्सटर्नली ओरिएंटेड एस्पेक्ट है मेरा ये। वी आर लुकिंग आउटसाइड द कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर द कॉम्पिटिटर्स एज वेल, राइट। दूसरी बात, कोई किसी तरह का कहीं कोई स्पेसिफिकेशन दिख रहा है आपको, मार्केट लीडर कितने शेयर में बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो आप कहते हो नहीं सर, ये बहुत ब्रॉड सा स्टेटमेंट है, ये कोई टाइम फेज नहीं है, इसमें कोई टाइम नहीं झलक रहा है हमें, इट्स अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक्सटर्नली ओरिएंटेड है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ो, टू इंक्रीज सेल बाय 20%, हम सेल बढ़ाना चाह रहे हैं 20%, एक क्वार्टर का होगा, एक साल का होगा, दैट्स इट। जैसे आपने 20% से सेल बढ़ाने की बात करी, इसका मतलब नाउ यू आर नॉट ब्रॉड, यू आर वेरी स्पेसिफिक दैट यू हैव टू इंक्रीज सेल बाय 20%। तो यहां क्या हो जा रहा है, आप स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू सी टू इंक्रीज सेल बाय 20%, इट इज टाइम फेज्ड स्टेटमेंट। तो यहां टाइम फेज हो रहा है, पहले स्टेटमेंट में टाइम फेज नहीं है, इट इज ब्रॉड एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक। ऑफ कोर्स इट इज एंड्योरिंग, ये चलता रहेगा लंबे समय तक, बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, टाइम फेज्ड हो जा रहा है। तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना, दिस इज द ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ गोल एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। सो गोल्स आर बिगर, ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्टर। सो गोल क्या होता है, गोल्स आर ओपन एंडेड दैट डिनोट्स द फ्यूचर स्टेट और आउटकम। इट इज ओपन एंडेड एंड इट इज ब्रॉड। गोल्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये आपके क्लोज एंडेड होते हैं, टाइम फेज्ड होते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। गोल्स आपके एक्सटर्नली ओरिएंटेड होते हैं, गोल्स आपके एक्सटर्नली ओरिएंटेड होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होते हैं, इंटरनली ओरिएंटेड होते हैं।
इंटरनली ओरिएंटेड होते हैं, है ना। दिस इज योर गोल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, दो पॉइंट है बस, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ब्रॉड, स्पेसिफिक। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ब्रॉड, स्पेसिफिक। आप कुछ ऐड करना चाहते हो, गोल को बोलोगे एक्सटर्नली ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्टिव को बोलोगे इंटरनली ओरिएंटेड। इसमें दो तीन पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं, बट वी डू नॉट नीड बिकॉज दैट इज नॉट मेंशन इन आवर स्टडी मैट। तो स्टडी मैट के दायरे से हम ज्यादा बाहर जाते नहीं है, हमें जरूरत ही क्या है, वैसे ही बहुत कुछ पढ़ना है ना। ये आपका हो गया गोल वर्सेस ऑब्जेक्टिव, तो इसको हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए ना। सरप्राइज क्वेश्चन यहाँ से, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं सरप्राइज कहता हूँ, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक है ना कि जनरली बच्चे ध्यान ही नहीं देते, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो लिखने में दिक्कत होने शुरू हो जाती है, राइट। सो दिस इज योर गोल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को देख लेना है थोड़ा सा, और ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद वैल्यू देखना है, वैल्यू को देखने के बाद हम अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, बट वी विल स्टॉप हियर, राइट। आज हम क्या करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे, फिर इस चैप्टर में हमें 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे, देन आफ्टर वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। सो वी स्टॉप हियर टुडे इन दिस लेक्चर, राइट। सी यू इन द क्लास, राइट, एट 7 PM। वहां से हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।